सर वो पेपर, सर मैंने जैसे वो पेपर पहले सॉल्व कर लिया था, तो सर डाउट्स लोगे क्या? पूरा आप पेपर करा? पहले पेपर सॉल्व कर लूं, फिर डाउट ले लूंगा आपके, ठीक है बच्चे? ओके सर। क्योंकि वो वंश बैठा है मेरे सामने, सॉरी ये शिवम भगत, तो उसने भी अपने तेरा आंसर मैच करने हैं, तो उसने कहा था कि भैया पेपर सॉल्व कर दो। उसके जब क्रॉस चेक हो जाएगा उसको भी, तो जल्दी सारे बच्चे निकालिए फटाफट। सर इसके बाद ट्रिगोमेट्री स्टार्ट करवा दो, क्लास में कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ बेटा, इसके बाद कराऊंगा, जल्दी निकालिए सारे बच्चे जल्दी से। अभी बच्चे ने बेटा पेपर चल रहे हैं ना, तो उसमें अब सीधा वो करा दूंगा ना, तो उनको दोबारा मेरे को बैकअप देनी पड़ेगी, तो मुश्किल हो जाएगी। अभी आपके एग्जाम तो है नहीं, उससे पहले मैं खींच लूंगा बच्चे, देखिए, क्योंकि सब बच्चों के स्कूल में एग्जाम चल रहे हैं, तो अगर वो टॉपिक शुरू कर दे तो उनके डाउट नहीं हो पाएंगे क्लियर। चलिए, तो सारे स्टूडेंट जल्दी से निकालिए ये पेपर, अब ऑलमोस्ट स्कूल में खत्म होने वाले, एक आधी रह गए, उसके बाद हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। सब बच्चे याद से हार्ड कॉपी निकाल लेना, मैं बार-बार रिपीट कर रहा हूँ कि जितने भी मैं ग्रुप में पेपर डाल रहा हूँ, सबकी हार्ड कॉपी आपके पास होनी चाहिए। और जरा लेजीपन से बाहर आ जाइए और अपने जरा जितने भी आप लोगों के स्कूल में ग्रुप पेपर डाल रहे हैं, उन सबके हार्ड कॉपी पे पास रखना हमेशा। देखिए बच्चे, तो आज हम वीरेंद्र स्कूल पेपर डिस्कस कर रहे हैं, तो सारे स्टूडेंट देखना, मैंने भी ग्रुप में डाला हुआ है। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं, सर पे ध्यान देना बच्चे। अब आप लोगों को क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एलसीएम ऑफ A and 18 is 36 and HCF of A and 18 is 2। तो आप सबको पता है एक फॉर्मूला होता है, उसके अकॉर्डिंग एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। यहाँ पे दो नंबर जो है वो A और 18 है, सबको फॉर्मूला पता है? ध्यान से सुनना, बारे बोल रहा हूँ कि फॉर्मूला होता है एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ये बात फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए, एलसीएम इनटू एचसीएफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ये आप लोगों का फॉर्मूला होता है एचसीएम और एलसीएम निकालने का। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है। Recording in progress. कि जब भी आपको एलसीएम भी दिया हो दो नंबरों का और आपको एचसीएफ भी दिया हो, तो आपने फॉर्मूला लगाना है एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो यहाँ पे एलसीएम हमें गिवन है 36, एचसीएफ गिवन है हमें 2 और दो नंबर दिए हुए A और 18। अब आपको पता है 36 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 72, यहाँ से A की वैल्यू 4 आ गई, जल्दी नोट डाउन करिए। क्लियर हुआ सबको? तो A आ गया आपका 4। क्लियर है बच्चे, डाउट है? हाँ जी, सबको क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। यस सर। याद रखना, ये फॉर्मूले बेस पे क्वेश्चन आते आते हैं, तो फॉर्मूले क्या लिखोगे? एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो जब भी आपको कोई चीज मिसिंग होगी तो वो निकल जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड लीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर आप लोगों को कह रहा है P and Q are the two consecutive natural numbers। ये तो लास्ट क्लास में भी करा था आप लोगों ने। एक कॉमन क्वेश्चन है, जब भी P and Q दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, तो आप लोगों को पता है कॉन्जिक्यूटिव जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं उनमें कॉमन कुछ भी नहीं होता 1 के अलावा। तो इसका मतलब P और Q के अंदर जो कॉमन फैक्टर होगा वो हमेशा 1 होगा। तो HCF ऑफ P and Q इज ऑलवेज 1, क्योंकि मैंने कहा था कॉन्जिक्यूटिव नंबर वो होते हैं बच्चे जो एक साथ कंटिन्यूटी में होते हैं। तो अगर पहला नंबर P है तो दूसरा P+1 होगा। क्लियर हो गया? मतलब कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं है? तो हमेशा नोट करना ये सब कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, जैसे 2 3 3 4, ये सब कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। तो ऐसे नंबरों में जो कॉमन फैक्टर होता है वो 1 होता है। इसका मतलब अगर P and Q are the consecutive natural number, then the common factor between P and Q is always 1। यहाँ तक का कंसेप्ट क्लियर है सबको? हर्षिता, गुलदास, क्लियर है बच्चे? यस सर। फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन अगर क्लियर है, थर्ड क्वेश्चन कंटिन्यू करें। देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है द डेसिमल एक्सपेंशन निकालनी है आपको 141/120 की। तो आपको पता है डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब है कितने प्लेस के बाद ये टर्मिनेट करेगा। तो देखो कितने प्लेस के बाद ये टर्मिनेट करेगा, तो उसके लिए 141/120 में आपको पता है ये ऑलरेडी को प्राइम नंबर है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 120 के प्राइम फैक्टर निकालो। जब 120 के प्राइम फैक्टर निकालोगे बच्चे तो ये इस टाइप में आ जाएगा। यहां तक क्लियर है? ये 3 की टेबल में जा रहा है, पहले 3 से कैंसिल कर लो, सॉरी
3 से ज्यादा, 3 4 the 12, 3 7 the 21, 3 4 the 40। अब निकालने पड़ेंगे इसके, क्योंकि 3 की टेबल में पहले कैंसिल हो रहा है। अब ये कोप्राइम नंबर है 47 और 40। अब 40 के प्राइम फैक्टर निकालो। अब 40 के जब प्राइम फैक्टर निकालोगे बच्चे, तो आपने क्या देखा कि 40 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और 5 की पावर 1। अब इसको पावर सेम करने के लिए कितना कम है 5 की 2 कम है, क्योंकि अगर 3 3 सेम होना चाहिए तो 5 की 2 कम है, तो 5 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 की 2 से डिवाइड, जिससे कि आप लोगों का जो डिनोमिनेटर है बच्चे वो 2 की 3 और 5 की 3 में कन्वर्ट हो गया। अब हम इसको लिख सकते हैं बच्चे 10 की पावर 3, तो जितनी भी 10 की पावर आती है उतने प्लेस के बाद ये टर्मिनेट करेगा, तो इट इज टर्मिनेट आफ्टर 3 डेसिमल प्लेस। क्या लिखेंगे? इट टर्मिनेट आफ्टर 3 डेसिमल प्लेस। तो आपने नोटिस करा ये क्वेश्चन सब बच्चों को रिपीट हो रहा है, तो ध्यान रखना ये सारे क्वेश्चन जो है वो सीबीएसई बोर्ड के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, तो इनको कभी भी इग्नोर मत करना। इससे बार बार करो, अगर बोर्ड पे स्कोर करना है तो जितने भी पेपर हो रहे हैं इनकी हार्ड कॉपी निकाल के प्रैक्टिस करिए। तो जितने भी स्कोरर बच्चे हैं उनको ये करना पड़ेगा। जो बच्चे पासिंग मार्क्स के लिए हैं वो तो जो मर्जी करें, बट जो बच्चे स्कोरर हैं उन लोगों को ये सारे पेपर निकालने हैं और एक ही पेपर सॉल्व करना है, क्योंकि बार बार वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। आपने नोटिस करा होगा। हाँ साहिल, समझ आ रहा है मैंने क्या बोला है? साहिल समझ आ रहा है बच्चे? एक एक पेपर की हार्ड कॉपी निकालो, बार बार रिपीट करो। आप नोटिस कर रहे हो हर चैप्टर के वही सेलेक्टिव क्वेश्चंस हैं। हाँ जी, नेक्स्ट करें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। ये देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चे आप लोगों को कह रहे हैं 10 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज -3, फाइंड किया। ये भी वही क्वेश्चन है जो रिपीट हुआ बहुत बार। ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, सॉरी सर, माइक अनम्यूट नहीं हो रहा था। ठीक है सर। x² + kx + 1 और आपको एक 0 गिवन है। एक 0 मतलब आपकी x की वैल्यू एक गिवन है और k फाइंड करना है। तो इस पॉलिनोमियल में जहां जहां x आ रहा है वहां -3 पुट कर दो और इसको 0 के इक्वल रख दो। अब -3 का स्क्वायर 9, -3k + 1 = 0। ये आपका 10 - 3k = 0। 10 = 3k, k की वैल्यू 10/3 आ गई। जल्दी से नोट डाउन करिए। सर x² से पहले k - 1 भी है। एक सेकंड, क्या चीज? x² से पहले ब्रैकेट में k - 1 भी है। वो दोबारा करते हैं। हाँ जी, तो कंप्लीट जो क्वेश्चन है वो ये है k - 1 इंटू x² माइनस का सॉरी प्लस का kx और प्लस का 1। x की वैल्यू -3 दी है बिकॉज इज अ 1 ऑफ द 0। अब इस क्वेश्चन में यहाँ पे जहां x आ रहा है वहां -3 लगाएंगे। -3 का स्क्वायर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। फाइनली ये हो गया 6k - 8। 6k = 8, k की वैल्यू 4/3 आ गई। नोट करिए बच्चे, सारे बच्चे ध्यान देंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो पर्टिकुलर हर पेपर में रिपीट हो रहे हैं और कोई नया कंसेप्ट यूज नहीं हो रहा, तो ध्यान रखना जितना भी आपको कराए थे एक्स्ट्रा क्वेश्चन सब उसी में से पेपर बन रहे हैं। तो बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जितना भी कराता हूँ रेगुलर बेसिस पे उसको रेगुलर प्रैक्टिस करिए, जिससे कि एग्जाम में टाइम में प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए बच्चे। 1 मिनट सर। Yes, sir. जल्दी से नोट करो साहिल। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose sum of 0
आपको सम ऑफ जीरो मतलब अल्फा प्लस बीटा आपको गिवन है 0 एंड 1 0 आपको गिवन है 3। तो ये भी क्वेश्चन हमने करा हुआ है कि अगर हमें अल्फा प्लस बीटा भी गिवन है और अल्फा भी गिवन है तो यहाँ से बीटा निकल जाएगा। तो हमने अल्फा की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, यहाँ से बीटा की वैल्यू -3 आ गई। अब हमें अल्फा भी पता है, हमें बीटा भी पता है। हमारा कोई भी पॉलिनोमियल जो होता है बच्चे उसको निकालने का फॉर्मूला है x² माइनस सम ऑफ 0 प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0। तो हर बच्चे को पता है कि सम ऑफ 0 जो निकला आपका वो दिया हुआ 0 और प्रोडक्ट ऑफ 0 होता है अल्फा इंटू बीटा मतलब 3 इंटू -3। आपकी क्वाड्रेटिक फॉर्म आ गई x² माइनस 9 क्योंकि तो 0 हो जाएगा। नोट करिए। हाँ जी बच्चे जल्दी जल्दी नोट करिए, कोई डाउट है साथ से पूछिए। सभी नोट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4। यस सर। क्वेश्चन नंबर 6 में आप लोगों को एक पॉलिनोमियल कंस्ट्रक्ट करना है जिसके 0 दिए हुए मतलब अल्फा और बीटा। ध्यान से देखना था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग अ 0 3 एंड -2। तो इसका मतलब जब आपको दो 0 दिए होते हैं तो आपको अल्फा और बीटा दिया होता है। जब आपको अल्फा और बीटा दिया है तो पहले सम ऑफ 0 निकाल लो, ये आ गया 1 और प्रोडक्ट ऑफ 0 निकाल लो, ये हो गया -6। अब हमें सम ऑफ 0 पता है, हमें प्रोडक्ट ऑफ 0 पता है, तो हमारे पता है पॉलिनोमियल बनाने का फॉर्मूला होता है x² माइनस सम ऑफ 0x प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0। लगा दो बच्चे, जहां पे सम ऑफ 0 आ रहा है उसकी जगह 1 और जहां प्रोडक्ट ऑफ 0 आ रहा है उसकी जगह -6। तो ये हमारा एक पॉलिनोमियल कंस्ट्रक्ट हो गया जिसके 0 हमारे पास गिवन थे। इधर -6 से पहले प्लस माइनस। हाँ ये माइनस। जल्दी जल्दी नोट करिए सारे स्टूडेंट्स। रिया के स्कूल का पेपर भी पीडीएफ का भी ग्रुप में डाल दिया है, एक बार आप ट्राई कर लेना और जो डाउट हो नेक्स्ट क्लास से पूछ लेना, क्योंकि अगर सबके डाउट क्लियर हो गए होंगे तो फिर हम ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे क्लास के अंदर। तो स्टूडेंट याद से एक बार जितने भी स्कूल में पेपर डाल रहा हूँ वो सारे ट्राई करना है, ठीक है जी, क्योंकि अभी बोर्ड के एग्जाम कंप्लीट नहीं हुए, इसलिए जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आप लोग बोर्ड के प्रिपेयर करोगे। मोस्ट पब्लिक उम्मीद है कि आपके अगस्त में एग्जाम अपना स्कूल खुल जाएंगे और अगर गलती से आप लोगों के सितंबर के टेस्ट के मार्क्स अगर ऐड हुए इवैल्यूएशन में और वो ऑफलाइन हुए तो प्रॉब्लम में आ जाओगे अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो। सर ऑफलाइन होंगे सितंबर के तो मोस्ट प्रोबब्ली आपके लिए सितंबर के एग्जाम जो है वो ऑफलाइन ही होने वाले हैं, क्योंकि धीरे धीरे स्कूल खुलने शुरू हो गए हैं। गुजरात और महाराष्ट्र के काफी सारे स्कूल खुल गए हैं। अब मैं वही कह रहा हूँ कि आप लोग जरा अपने आप को भी रेडी रख लीजिए, क्योंकि अगर स्कूल ऑफलाइन हो गए और आपका बेसिक नहीं हुआ तो उसी की वैल्यूएशन पे कल को कोई प्रॉब्लम आ गई तो आपके उसी मार्क्स लगेंगे। तो इसलिए इस समय जितने भी स्कूल में टेस्ट होंगे ऑफलाइन उनके बेसिस पे ही फाइनल टेस्ट लिए जाएंगे। अगर फाइनल टेस्ट के टाइम में कोई ऐसी थर्ड वेव आ गई और आपके एग्जाम नहीं हो पाए किसी रीजन की वजह से, तो इन्हीं मार्क्स की वैल्यूएशन पे नंबर लगेंगे। जैसे बार बार समझा रहा हूँ कि इन मार्क्स को पूरी इंपॉर्टेंट जगह जितने भी अभी हो रहे हैं और इसके बाद जो ऑफलाइन होंगे उसको रब कर दो बच्चे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, ये आपका 6 क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बच्चे। तो क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर द पेयर ऑफ अ इक्वेशन दिया हुआ है x इक्वल टू a और y इक्वल टू b। आपसे पूछा ग्राफिकली रिप्रेजेंटिंग अ लाइन विच आर। आपको पता है अगर x इक्वल टू a की कोई भी लाइन होती है तो हमने अज्यूम कर लिया वो a या कोऑर्डिनेट है, तो लाइन x को a पे काटती है, ये होगी x इक्वल टू a की लाइन। हमने अज्यूम कर लिया y इक्वल टू b कहीं यहाँ पे है, इसका मतलब ये हो गया y इक्वल टू b की लाइन। तो आपने क्या देखा x इक्वल टू a और y इक्वल टू b की लाइन आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं,
तो नाउ इट इज इंटरसेक्टिंग एट ए बी। क्या देखा, ये कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? ए बी पे, ना कि बी ए पे। नाउ द इंटरसेक्टिंग लाइन एट ए बी, इसका ऑप्शन डी आएगा। समझ आ गया बच्चे? डाउट है यहां तक? क्लियर है सबको? जब भी आपको दो लाइनें दी हो x इक्वल टू ए और y इक्वल टू बी, तो x इक्वल टू ए का मतलब लाइन x एक्सिस को a पे इंटरसेक्ट करेगी, a कोई पॉजिटिव वैल्यू है और y कोई b पॉजिटिव वैल्यू, तो y को b पे काटेगी। तो जब तीनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे तो क्या निकलेगा? x का a और y का b। जल्दी नोट डाउन करिए। यहां तक क्लियर है सबको? नेक्स्ट करिए बच्चे। देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बच्चे आप लोगों को यूनिक सॉल्यूशन दिया हुआ है और k की वैल्यू फाइंड करनी है। ये आपके पास एक लीनियर इक्वेशन है, kx + 2y = 5, 3x + y = 1। क्या कंडीशन होती है यूनिक सॉल्यूशन की? हाँ शिवम गंभीर, क्या कंडीशन होती है यूनिक सॉल्यूशन की? बेटा ऐसे तो फेल हो जाओगे आप लोग, कुछ आता ही नहीं आप लोगों को। जो भी कुछ पूछो वैसे मुंह बना के बैठते हो सारे तरह। हाँ भाई, वेरी गुड मंजीता। बेटा a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। बस बेटा ऐसे करो, निपास हो पाओगे आप लोग। देखो जी, a1 b1 c1 पता है, a2 b2 c2 पता है। अब मैं पता है सिस्टम है यूनिक सॉल्यूशन। इतनी बार ये क्वेश्चन पे आती है, किसी थर्ड क्लास के बच्चे को भी दो दोबारा कर लेगा, बार बार वही रिपीट हो रहे हैं। सिस्टम है यूनिक सॉल्यूशन के अंदर हमारी कंडीशन होती है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो इसका मतलब k/3 नॉट इक्वल टू 2/1। जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे k की वैल्यू नॉट इक्वल टू 6 आ रही। नोट डाउन करिए जल्दी से। बार बार एक ही बात बता रहा हूँ, तो फॉर्मूले याद नहीं है तो बाद में प्रॉब्लम में आ जाओगे। साथ साथ प्रैक्टिस करो। ये क्वेश्चन हर बार रिपीट हो रहे हैं, कोई भैया जी भगवान नहीं आएंगे ऊपर से सॉल्व कराने के लिए, आपको खुद ही सॉल्व करने पड़ेंगे। इतने आसान क्वेश्चन है जो हर साल रिपीट हो रहे हैं। देखो जी नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसमें भी कह रहा है अ पेयर ऑफ लाइन इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। जब कोई भी लाइन अगर कंसिस्टेंट सॉल्यूशन है तो उसको यूनिक और इनफाइनाइट दोनों कहते हैं। तो आपको बता दूं, जब भी क्वेश्चन में लिखा होता है कंसिस्टेंट, तो कंसिस्टेंट का मतलब ही होता है कि इसके कोई ना कोई सॉल्यूशन लाइन करेगा, एक एक से ज्यादा। तो नोट करना, जब भी किसी लाइन के यूनिक या फिर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है तो उसको कंसिस्टेंट लाइन कहते हैं। याद रखना ये बात। और जब किसी को इनकंसिस्टेंट लाइन यूज करते हैं तो मतलब हैव नो सॉल्यूशन। तो बार बार बताना ना पड़ेगा, याद रहे, मैंने बहुत बार रिपीट करा हुआ है कि जब भी यूनिक या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा तो लाइंस को कंसिस्टेंट लाइन कहेंगे, और जब नो सॉल्यूशन होगा तो उसको क्या कहेंगे? हैव नो सॉल्यूशन। इस वाले केस के अंदर लाइन पैरेलल होती है और इसके अंदर लाइन या तो एक पॉइंट पे कटती है या फिर इनफाइनाइटली मैनी टाइम्स कटती है, पर दोनों केस में सॉल्यूशन कंसिस्टेंट होते हैं। एक सॉल्यूशन हो या मैनी सॉल्यूशन हो, कंसिस्टेंट, और अगर एक भी सॉल्यूशन नहीं है तो इनकंसिस्टेंट लाइंस। समझ आया साहिल? ये बार बार बोलता हूं तो दिमाग को खोल के बैठा करो यहाँ पे, क्योंकि एग्जाम के टाइम में क्वेश्चन आते हैं और आपका दिमाग बिल्कुल ब्लैंक होता है। समझ रहे बच्चे? क्योंकि लगता नहीं है क्लास में आप लोग प्रॉपर प्रेजेंट होते हो। यहाँ तक क्लियर है मेहर, प्रथम, प्रणव? कोई डाउट तो नहीं है? आपके कितने क्वेश्चन करेंगे? नो सर। रीत, तनिष्का, वंश ग्रोवर? तो इन क्वेश्चनों को बार बार रिपीट करो, क्योंकि आप लोग स्कॉलर स्टूडेंट्स हो। यही मिस्टेक कभी भी नहीं होनी चाहिए बार बार, क्योंकि आपने नोटिस करा है कि ये कॉमन क्वेश्चन है जो हर बच्चे के एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं। और सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि हम इससे ज्यादा क्वेश्चन डीपली प्रैक्टिस कर चुके हैं। ये तो हमारे लिए बहुत सिंपल स्टेप है। ठीक है जी। अब इसके बाद आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 10th के अंदर ए और बी और सी दिया हुआ है, आपको एलसीएम निकालना है एबीसी का। तो जी अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 से।
तो सारे बच्चे ध्यान रखना, क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर आपको ए, बी और सी 3 नंबर दिए हुए हैं जो इस तरह एक्सप्रेस करे हुए हैं। आपको ए गिवन है, ये देखिए ये ए है आपका, जो गिवन है 2 की पावर 3 इंटू 3। बी आपको गिवन है 2 इंटू 3 इंटू 5 और सी गिवन है आपको 3 की पावर n और 5। अब आपको एलसीएम जो दिया हुआ है एबीसी का, वो दिया हुआ है 2 की 3, 3 की 2 और 5। मैं आपको बता चुका हूं कि एलसीएम होता है हाईएस्ट पावर। अगर हम इसका एलसीएम निकालें तो ए की हाईएस्ट पावर इन तीनों में क्या आ रही है? 2 की हाईएस्ट पावर, 2 की हाईएस्ट पावर 3, तो वो 2 की 3 दे रहा है एलसीएम में। 3 की हाईएस्ट पावर 1 1 और 3 की n है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? मतलब n की वैल्यू क्या होगी? क्योंकि हाईएस्ट पावर आती है, यहाँ पे तो 1 1 ही है, इसका मतलब ये 2 होगा, तभी तो 3 की 2 लिया है, इसका मतलब n की वैल्यू 2 आ गई। क्योंकि अगर हम बात करें हाईएस्ट पावर की, तो इन सब में 2 की हाईएस्ट पावर 3 है, n हमें पता नहीं है तो हमने n को n ही कंसीडर कर लिया, और 5 की हाईएस्ट पावर 1 ही है। तो आपने क्या देखा, ये 3 है, ये 1 है, ये n किसके इक्वल हो गया? 2 के। नोट करिए, तो n की वैल्यू 2 आ गई। क्लियर हुआ सबको? हाँ वंश, क्या पूछ रहे हैं? सर इसको हम रिप्रेजेंट लिखेंगे कैसे सर? जैसे जैसे आप बस लिखा ऐसे है एक्सप्रेस करना है, ऐसे एक्सप्रेस करना है। वो एलसीएम को एलसीएम के इक्वल रखना है। एलसीएम क्या होता है? हाईएस्ट पावर। मैंने कहा था 3 नंबर जब दिए होते हैं तो जो भी सबसे हाईएस्ट वेक्टर पावर होती है वो हमारा एलसीएम होता है। तो इन तीनों के अंदर 2 की सबसे हाईएस्ट पावर 3 दिख रही है, 3 की सबसे हाईएस्ट पावर n दिख रही है और 5 की हाईएस्ट पावर 1 दिख रही है। तो जब 3 की n को 3 की 2 से कंपेयर करा तो n की वैल्यू 2 आ गई। ठीक है बच्चे? ओके सर। सर ये क्वेश्चन नंबर 10 था। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 11 कर रहे हैं, इसमें लिख ड्रॉप कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर आपको कह रहा है कि आपके पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है और लास्ट में उसको इसके इक्वल कंपेयर करके ए और बी निकालना है। तो ए और बी इसके 0 है, तो बहुत सिंपल है। इसका मतलब आपको ए अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा निकालना है। पहले अल्फा बीटा यहां से निकाल लीजिए। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे पॉलिनोमियल को, तो आपको पता है कि मल्टीप्लाई करो 2i प्लस 9 करो 5i। ऐसा तो काम ही नहीं, कोई गलत नहीं है टीचर में। चलिए हम एक काम करते हैं, पूरी क्वेश्चन को पहले 2 से डिवाइड कर लेते हैं। अगर हम पूरी क्वेश्चन को 2 से डिवाइड करें, ऐसे कर रहे हैं, हाँ ये सिंपल है कि a 2 हो गया, b 5 हो गया और c 1 हो गया। अब बच्चे आपको a b c पता है, आपको पता है a प्लस b यहाँ पे सम ऑफ 0 है और a b यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ 0 है। तो यहाँ पे सम ऑफ 0 का फॉर्मूला होता है माइनस b बाय a। अब a b c ऑलरेडी है तो कैपिटल लेटर से डिनोट कर लेते हैं। तो आपको पता है सम ऑफ 0 का फॉर्मूला है माइनस b बाय a और प्रोडक्ट ऑफ 0 का फॉर्मूला है c बाय a। लगा दो, माइनस b की जगह आ गया 5 और a की जगह आ गया 2, इधर भी c की जगह आ गया 1, a की जगह आ गया 2, 2 एलसीएम आ गया। इसका आंसर 4/2 2 आ गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान से देखिए। इस क्वेश्चन में कह रहा है a b आंसर -4 आएगा और -2 आंसर आएगा 5। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें a प्लस b और प्लस a b निकालना था। यहाँ पे a प्लस b हो गया सम ऑफ 0 और a b हो गया प्रोडक्ट ऑफ 0। यहाँ पे हमने a b c को क्लासिफाई कर लिया। सबको क्लियर है बच्चे? कोई डाउट तो नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन करें। सर क्वेश्चन नंबर 12 डाउट है सर, एक बार और बच्चे एक एक करके करवा लो सारे, वेट तो कर। अब वो कह रहा है कि आप लोगों को a और b इसके फिर 0 दिए हुए हैं, इसमें 1/a 1/b निकालना है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका मतलब 1 अपॉन अल्फा 1/बीटा निकालना है। इसमें क्या डाउट है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो जी, आपके पास ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है
और इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ए और बी 0 है, तो ए और बी मतलब अल्फा और बीटा 0 है। जैसे ए और बी कह दिया, यहाँ पे अल्फा ए और बीटा बी है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो आपको पता है इसका एलसीएम ए बी आ गया, ऊपर आ जाएगा बी प्लस ए, तो मतलब ऊपर लगा दे सम ऑफ 0, नीचे लगा दे प्रोडक्ट ऑफ 0, इसमें क्या डाउट है? सम ऑफ 0 का फॉर्मूला होता है माइनस बी बाय ए, और प्रोडक्ट ऑफ 0 का फॉर्मूला है सी बाय ए, कट गया उल्टा, बहुत आसान हो गया। तो माइनस बी की वैल्यू -3 और सी की वैल्यू आ गई 7, इसका आंसर आ गया -3/7। वंश समय आया? ये 7 गलती से पहले बहुत आसान क्वेश्चन था, जैसे इसी की तरह था, इसमें a प्लस बी प्लस ए बी दिया हुआ है, उसमें 1/a प्लस 1/b दिया हुआ है, तो बस a और b अल्फा बीटा की तरह डिलीट कर रहे हैं, क्योंकि उसने कहा a और b जो है 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। जल्दी जल्दी सारे बच्चे नोट डाउन करिए। यहाँ पे a और b जो है वो अल्फा और बीटा को डिनोट कर रहे हैं। a प्लस बी आएगा, वहां पे सम ऑफ 0 लगाने हैं, और जहां पे a इंटू बी आएगा वहां प्रोडक्ट ऑफ 0 लगाने हैं। क्लियर है बच्चे? नेक्स्ट करें। तो 13 क्वेश्चन तो और सामने का, लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 24। आपको दो सप्लीमेंट्री एंगल है, दो सप्लीमेंट्री एंगल पता है आपको, इनका सम मिला के 180 होता है। तो एक एंगल लेट कर लो x, एक लेट कर लो y, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का क्वेश्चन है। आओ जी स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 13। तो सबसे पहले कह रहा है कि आपके पास दो एंगल है, एक लार्जर एक स्मॉलर, हमने लेट कर लिया x लार्जर एंगल है और y स्मॉलर। तो लेट द लार्जर एंगल इज x एंड लेट द स्मॉलर एंगल बी y। अब आपको पहली क्वेश्चन है कि दोनों सप्लीमेंट्री है, तो दोनों का सम 180 होगा। ठीक है जी, जहां तक कोई डाउट तो नहीं किसी को? हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब सेकंड इक्वेशन में कह रहा है कि जो भी लार्जर एंगल है वो स्मॉलर से कितना ज्यादा है? 24 ज्यादा है। तो ये लार्जर एंगल इज मतलब इक्वल स्मॉलर बाय 24, स्मॉलर से 24 ज्यादा है। तो लार्जर एंगल जो है इज मतलब इक्वल है स्मॉलर से 24। तो लार्जर एंगल क्या है हमारा? x, स्मॉलर एंगल क्या है? y 24। तो दो इक्वेशन बन गई, दोनों को एलिमिनेट कर लो या फिर सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर लो, जल्दी जल्दी करो। फ्रॉम 1 and 2 करेंगे, y कट जाएगा हमारा, इससे हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। देखो थोड़ा ध्यान से, हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस y इक्वल टू 180 और सेकंड इक्वेशन है x माइनस y इक्वल टू 24। अब इन दोनों को अगर हम सॉल्व कर रहे हैं, डायरेक्ट कट रहा है y तो साइन चेंज करनी जरूरत है, एडिंग 1 and 2 कर दिया, अरे 2x इक्वल टू हो गया आपका 204। कोई डाउट तो नहीं कि सॉरी 10। यहां तक क्लियर है? तो x की वैल्यू 102 आ गई। कोई डाउट बच्चे? अब x 102 है तो y निकाल लो, y यहां पुट कर दीजिए, 102 माइनस y इक्वल 24, तो 78। 102 और 78 हमारे दो एंगल निकल गए, बी ऑप्शन है। हाँ जी, क्लियर है? डाउट है किसी को? ध्यान से देखना, कह रहे हैं कि यहाँ पे दो एंगल दिए हुए आपको, लेट द लार्जर एंगल बी x और लेट द स्मॉलर एंगल बी y, और दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, सॉरी सप्लीमेंट्री है, तो आपको पता है दोनों का सम 180 होगा। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी कंस्ट्रक्ट होगी कि the sum of two angle is 180, जो सप्लीमेंट्री एंगल्स है, और सेकंड the larger angle is 24 greater than the smaller one। तो हमने x इक्वल टू 24 प्लस y ले लिया, y को यहाँ ले गया, दो इक्वेशन कंस्ट्रक्ट हो गई, दोनों का एलिमिनेट कर दिया। y के एक साइन प्लस का एक माइनस का, डायरेक्टली इसको प्लस कर दिया। बट अगर ये नहीं कट रहा होता तो साइन चेंज करके कोएफिशिएंट कंपेयर करते हैं। प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, अगर टाइम रिपीट करनी पड़ेगी तो थोड़ा सीरियस हो जाओ जरा। हाँ जी, नेक्स्ट करें। यहां तक क्लियर है सबको? क्वेश्चन नंबर 14 करें। देखो जी, क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको करते हैं। यहां तक नोट कर लिया सबने? रब कर दूं? हाँ जी, रीत साहिल नोट कर लिया है? मंजीता, कोई डाउट तो नहीं है?
नो सर। चलिए बेटा जी, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसके अंदर से एक्स वाई की वैल्यू पी और क्यू की टर्म में निकालनी है, जैसे आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 सारे ध्यान से देखिए, आपको दो लीनियर इक्वेशन दी हुई है बट उसमें न्यूमेरिकल ना होके वेरिएबल के टर्म में दी हुई है। देखिए जैसे यहाँ पे पी और क्यू की टर्म में दी हुई है, तो इसको आप लोगों को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हो। जैसे इक्वेशन दी हुई है पी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू पी माइनस क्यू, क्यू एक्स माइनस पी वाई इक्वल टू पी प्लस क्यू। तो बहुत सिंपल है, आपको पता है कि किसी को भी एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है तो कोफिशिएंट सेम होने चाहिए। तो क्यू को इस पूरे से मल्टीप्लाई कर दो, पी को इस पूरे से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया पी क्यू एक्स प्लस क्यू स्क्वायर वाई प्लस पी क्यू माइनस क्यू स्क्वायर। मैंने क्यू को सबसे मल्टीप्लाई कर दिया और पी को भी सबसे। अब बच्चे जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गए। इन दोनों में से मैंने y कॉमन ले लिया, तो अंदर आ गया क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। y कॉमन हुआ तो क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। इसमें ये माइनस का पी क्यू प्लस पी क्यू कट जाएगा और इनमें से अगर माइनस कॉमन लूं दोनों में से तो ये आ जाएगा क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। अब ये पूरी टर्म कट गई, y की वैल्यू -1 आ गई। एलिमिनेशन मेथड से बहुत आसान हो गया, तो y की वैल्यू -1 किसी एक में पुट करते हैं, पुटिंग इन 1। इस क्वेश्चन में जहां जहां पे भी आपका x y आ रहा है वहां -1 पुट कर दो। फाइनली ये p माइनस क्यू ये रहेगा, ये क्यू आ जाएगा प्लस का हो जाएगा, क्यू को कट के और x की वैल्यू 1 आ गई। आपका आंसर आ गया x1 और y -1। नोट करिए, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी कर सकते थे बट ये एलिमिनेशन ज्यादा आसान है। फोर्टीन का क्वेश्चन हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 15 में आपको √5 को इरेशनल प्रूफ करना है। 20 का क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी करिए। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए √5 को इरेशनल। अब बच्चे यहाँ तक का कंसेप्ट क्लियर है सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन करें जिसमें √5 को इरेशनल प्रूफ करना है। जल्दी से आरना, अनन्या, क्लियर है यहाँ तक का कंसेप्ट? यस सर। देखिए जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वंश कुछ पूछना है बेटा? वंश ग्रोवर, नेक्स्ट क्वेश्चन कंटिन्यू करें बेटा? यस सर। चलिए जी, अब आप लोगों को √5 को इरेशनल प्रूफ करना है, तो ध्यान से देखिए सारे बच्चे। जिसने भी √5 को इरेशनल प्रूफ करना होता है बच्चे, उसमें आपको पता है कि सबसे पहले उसको रैशनल लेट करते हैं और रैशनल लेट करने पर अगर हमारी असम्पशन गलत हो जाती है तो वो अपने आप ही इरेशनल प्रूफ हो जाता है। देखो कैसे बच्चे, ये देखो बेटा जी। अब सबसे पहला कंसेप्ट होता है कि हम इस क्वेश्चन में लेट करते हैं, लेट √5 इज अ रैशनल नंबर। अगर आपने इसको रैशनल नंबर लेट करा तो आपको पता है ये p बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस होगा, जिसमें p एंड q आर कोप्राइम। अब आपको पता है p और q में कुछ भी कॉमन नहीं है 1 के अलावा, बट अगर आप ये प्रूव कर दो कि p और q में कुछ भी कॉमन है 1 के अलावा तो आपकी असम्पशन गलत हो जाएगी और √5 क्या बन जाएगा? एक इरेशनल। सबसे पहले हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करा, जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये चीज आ गई। अब क्या करेंगे? स्क्वेयरिंग बोथ साइड, और आपने स्क्वेयरिंग बोथ साइड करा
तो स्क्वायरिंग करने पे √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, ये क्यू का स्क्वायर क्यू स्क्वायर और ये पी का स्क्वायर पी स्क्वायर। अब आपको पता है जब भी कोई टर्म ऐसी फॉर्म में एक्सप्रेस हो रही है 5 into समथिंग, उसका मतलब है कि ये पी स्क्वायर है वो 5 की टेबल में कहीं ना कहीं आता है। जैसे कोई चीज ऐसे आ रही हो, इसका मतलब क्या होता है कि 15 जो है वो 5 से डिविजिबल है, कहीं ना कहीं 15 आता है 5 की टेबल में। तो जबकि ये भी फॉर्म आ रही है 5 into समथिंग इक्वल टू पी स्क्वायर, तो इसका मतलब ये पी स्क्वायर जो है 5 से डिविजिबल है। तो क्या लिखेंगे, पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। जब किसी का स्क्वायर डिविजिबल होता है तो खाली पी को डिवीजन होगा, क्योंकि अगर 5 का स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है, खाली 5 तो 5 से डिवाइड होगा। इसका मतलब p is also divisible by 5 by the theorem 1.3 बताते हैं हम। अब आपको ये तो पता लग गया कि 5 जो है वो p से डिवाइड होता है, बट कहाँ होता है हमें पता नहीं। हमने मान लिया किसी इंटीजर c पे होता है, इसका मतलब 5 को अगर c से मल्टीप्लाई करें तो p के इक्वल आता है। तो हमने अज्यूम कर लिया कि 5 को अगर c से मल्टीप्लाई करें तो p के इक्वल होता है। तो उसका मतलब 5 जो है वो p से डिविजिबल तो है, बट कहाँ पे, किसी c इंटीजर पे, और c यहाँ पे कोई इंटीजर है, जैसे 1 2 3 होता है ऐसे होता है। तो अब आपकी ये क्वेश्चन 1 बन गई, और इस के अंदर 1 की वैल्यू पुट कर दो, तो जहां भी p आ रहा है उसकी जगह 5c पुट कर दो। तो अब हम लोगों ने क्या किया, जहां जहां भी हमारा p आ रहा है वहां पे हमने 5c लगा दिया इधर। अब इसको फिर सॉल्व करा तो आपने क्या देखा, इसको सॉल्व करके ये चीज आ गई, फिर 5 से कैंसिल हो गया और यहाँ पे ऐसी फॉर्म आ गई। इसका मतलब फिर क्या फॉर्म आ रही है, 5 into समथिंग इक्वल टू क्यू स्क्वायर। इसका मतलब क्यू स्क्वायर भी 5 से डिवाइड हो रहा है, ये चीज ऐसी फॉर्म में आ रही है। इसका मतलब क्यू स्क्वायर आल्सो डिविजिबल बाय 5, क्यू स्क्वायर इज आल्सो डिविजिबल बाय 5, तो क्यू भी डिविजिबल होगा। क्या देखा, इस चीज से कॉमन चीज आ गई कि p और q दोनों के दोनों 5 की टेबल में आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये कोप्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि इनमें कॉमन फैक्टर हमें मिल गया 5। तो जब भी हम लोगों को कोई भी कॉमन मिल जाए इनमें, यहाँ पे तो हमने पी एंड को कोप्राइम माना था, कोप्राइम में तो हमने कुछ भी कॉमन नहीं है, हमने एज्यूम करा था, बट यहाँ तो हमारी अजम्पशन गलत हो गई। पी और क्यू में कॉमन चीज क्या आ गई, 5, क्योंकि दोनों 5 की टेबल में जा रहे हैं। इसका मतलब 5 इज अ कॉमन फैक्टर बिटवीन क्यू। और assumption जो थी is false. We are contradicted. √5 is the irrational number. जिसे आपने ये प्रूव कर दिया, ये आपका √5 एक irrational नंबर है, क्योंकि आपकी assumption गलत हो गई। हमने ये assume कर रहे थे कि कोई भी कॉमन मल्टीपल नहीं है p और q के बिटवीन, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने यही लेट किया था। इसको सिंप्लीफाई करने पर ये p by q की फॉर्म आ रही है, क्योंकि कोई भी रैशनल नंबर जो होता है ना वो p by q की फॉर्म में एक्सप्रेस होता है जब उसमें लोएस्ट टर्म ले आते हैं हम लोग, तो कोप्राइम की टर्म में एक्सप्रेस होता है। बट यहाँ पे वो कॉमन मल्टीपल शो कर रहा है, इसका मतलब हमारी assumption गलत हो रही है। इसकी वजह से हमने प्रूव कर दिया कि √5 एक रैशनल नंबर है। सबको पता है कि रैशनल नंबर प्रूव करने का क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट हर बच्चे को आता है, और मैं आपको स्टार्टिंग से बताता आ रहा हूँ, इसलिए जो इसको भी पढ़ने के बाद भी नहीं पड़ेगा समझ लेना कि भैया वो घर में पैसा बर्बाद करेगा सब। अगर आपको पता भी है क्वेश्चन आने वाले हो फिर भी आप तैयारी नहीं कर रहे। हाँ जी, नेक्स्ट करें।